नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरिद्वार में खबरों शत्रु संपत्ति को लेकर फिर से सुर्खियां बनने लगी है। विजिलेंस के एक पीसीएस अधिकारी सहित 28 लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल साल 2004 में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की शुरुआत हुई थी। करीब 17 साल बाद इस पर कार्रवाई के तौर पर एक पीसीएस अधिकारी सहित 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि साल 2004 में हरिद्वार की शत्रु संपत्ति को खुर्द करने की शुरुआत हुई थी, जिसमें अधिकारियों ने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलकर शत्रु संपत्ति को प्राइवेट और प्राइवेट संपत्ति को शत्रु संपत्ति बनाने का काम किया था। हालांकि इस मामले में शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत का कोई भी असर नहीं हो पा रहा था। लगातार हो रही शिकायतों में जब सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की गई तो उसके बाद इस मामले में विजिलेंस ने एक पीसीएस अधिकारी सहित कुल 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 3 पटवारी और 3 सब रजिस्ट्रार भी शामिल है। बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं और इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? देखिए, 2004 का यह मामला है जब से हरिद्वार में जो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र है जहां पर शत्रु संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद लगातार जिस तरह से संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया और लगातार इसके ऊपर जांच की भी मांग की गई और मुख्यमंत्री के पोर्टल तक इसकी जांच की मांग की गई, जिसके बाद अब विजिलेंस की टीम ने उस समय की जिस तरह से सामने आया है कि एक पीसीएस अधिकारी के सहित करीबन 28 लोगों पर यहाँ पर जो कर्मचारी रहे हैं, चाहे वो पटवारी रहे हों, सब रजिस्ट्रार रहे हों, 28 लोगों पर यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ है उससे कहीं ना कहीं हड़कंप यहाँ पर पूरे जिला प्रशासन में बिल्कुल मचा हुआ है कि जिस तरह से संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया गया था, अब उस पर कार्रवाई यहाँ पर लगातार शुरू हो गई है। और जिस तरह मुख्यमंत्री का भी बयान आपने देखा है, यहाँ पर देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो अगर इस तरह की कोई भी गड़बड़ी होगी वो उसमें मुकदमे दर्ज होंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल उस और कदम यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 28 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज विजिलेंस की टीम ने यहाँ पर किया है। जी विकास, कुल कितनी संपत्ति है जिस पर एक कार्रवाई की गई है? देखिए, विजिलेंस की टीम ने जिस तरह से जो कार्रवाई यहाँ पर की है वो करीबन 21 बीघा की ये यहाँ पर लैंड है जो ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के जो ईदगाह रोड है वहां पर ये शत्रु संपत्ति है। क्योंकि ये जो संपत्ति है यहाँ पर चिन्हित यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्र में अलग अलग लोगों के नाम यहाँ पर जो प्लॉट थे, भूमि थी, वो शत्रु संपत्ति थी, जिसका फायदा जो भूमाफिया है उन्होंने यहाँ पर उठाया है और उसको जो भूमि को खुर्द-बुर्द करने का यहाँ पर काम किया है। लेकिन जिस तरह से जो समाज के बीच के जो जागरूक लोग थे उनके द्वारा शिकायत यहाँ पर की गई, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जब ये बात मामला पहुंचा तो विजिलेंस की टीम के द्वारा जांच करवाकर यहाँ पर अब 28 लोगों के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज यहाँ पर किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी, 4 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंची यात्रा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था शुभारंभ। लाखों लोगों ने ली विकसित भारत की शपथ। तो 4 लाख से ज्यादा लोग तक जो है यह यात्रा पहुंच चुकी है। देहरादून से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। विकसित भारत यात्रा जो है लगातार जारी है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। और यह अब तक जो है 4 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, पीएम मोदी के भारत संकल्प यात्रा में अभी तक 4 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए, क्या अपडेट है? बिल्कुल, उत्तराखंड के भीतर ये कह सकते हैं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो लगातार यहाँ पर संचालित हो रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि जनपदों में नोडल अधिकारियों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जनता को राज्य और केंद्र की जो जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। विभागों की तरफ से विभिन्न स्टॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं जिसमें जनता को उन विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वो उन योजनाओं का लाभ ले सकें। अगर उन्हें कुछ आवश्यकता है उन योजनाओं में, तो अगर कुछ परेशानियां तो उसको भी तो मौके पर उसका समाधान वहाँ पर किया जा रहा है। अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद होती है ताकि जनता को किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो और उनकी जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके। पूरे उत्तराखंड में अभी तक ये कह सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान 4 लाख लोग अभी तक इस यात्रा से जुड़ चुके हैं, जिन्होंने विकसित भारत की संकल्प यात्रा में यहाँ पर शपथ ली है कि देश को विकसित देश में तब्दील करना है। उसके लिए जो भी सहयोग हो सकता है तन मन से उसे देने के लिए वो समर्पित रहेंगे। जो सरकार की योजना है उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो स्थलों के माध्यम से जो आम जनता की जो समस्या है, यानी जो लोग स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं, इन यात्रा तक नहीं पहुंच पाते जी, अब है इस यात्रा में पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाएं शामिल है, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है? सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों में से 9 ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरीके से पहाड़ी जनपद है। पहाड़ी जनपदों में कह सकते हैं कि महिलाएं उस जनपद की रीढ़ कही जाती है, परिवार की रीढ़ कही जाती है, उसके कंधे पे पूरे परिवार का बोझ यहाँ पर होता है। ऐसे में उन महिलाओं का विकसित होना, उन महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी होता है और उन्हें सरकार की हर उस योजना का लाभ यहाँ पर देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है। जो घर को चलाने का काम करती है, खेतों में काम करती है और उस अपने गाँव को विकसित गाँव में या राज्य को अपने विकास से समर्थन पूरा योगदान देने की महत्वाकांक्षा यहाँ पर रखती है। इसलिए महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। बाकायदा तो ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से टीमें यहाँ पर बनाई जा रही है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से हो या दूसरी जो गाँव में एएनएम जो तैनात होती है उनके माध्यम से हो, उन सभी महिलाओं को जागरूक किया जाता है और ऐसे संकल्प यात्रा का जहाँ भी पड़ाव पड़ता है उसमें सम्मिलित होने के लिए उन्हें कहा जाता है। अगर महिला सशक्त होती है तो फिर वह परिवार का विकास करती है, परिवार विकास के राह पर आगे बढ़ता है, उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। तो कोशिश यही है राज्य सरकार की, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड राज्य में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वो धरातल पर उतर सके, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभय तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड सरकार जीएसटी बिल लेने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से हर महीने एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है। इसमें इनाम पाने वाले लोगों को तमाम तरह के इनाम देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। अक्टूबर और नवंबर महीने के ड्रॉ में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। विजेताओं को इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बिल्ला इनाम पावर योजना में लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। इस बार 64,828 बिल पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। देखिए, 1 सितंबर 2022 से बिल लाओ इनाम पाओ जो कि स्कीम हमने शुरू की थी और इस स्कीम का हमने 12वां लकी ड्रॉ आज निकाला है, अक्टूबर और नवंबर 2023 का, यानी 2 महीने का। आप जानते हैं कि जब से ये स्कीम हमने लागू की है तब से लगातार इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और इस बार भी जब 2 माह का हमने यहाँ पे लकी ड्रॉ निकाला तो सबसे बड़ी उत्साह की बात ये है कि नवंबर माह में अभी तक का सबसे ज़्यादा हमें बिल मूल्य भी मिला है और उपभोक्ता भी बहुत ज़्यादा इसमें बिल उन्होंने अपलोड किए हैं। 64,828 बिल अपलोड हुए हैं और 28 करोड़ 50 लाख रुपए का उनका बिल मूल्य अभी हमें मिला है।
और खबर देहरादून से है, जहां रीजनल लेवल क्विज कंपटीशन में 8 राज्यों को पीछे करके उत्तराखंड चैंपियन बन गया है, जिसमें शुभिका अर्पित और नवीन कुमार ने राज्य का नाम रोशन किया। वहीं डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि HIV और एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना होगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल अतिथियों को उत्तराखंडी पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया, साथ ही पहाड़ी टोपी के साथ केदारनाथ का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। और उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत का महिला कांग्रेस ने विरोध किया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट आरोपी पुलकित आर्या को जमानत नहीं देगी। यदि पुलकित आर्या को जमानत मिली तो कांग्रेसी इस फैसले का प्रदेश भर में विरोध करेंगे। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इसके साथ ही 19 दिसंबर को नैनीताल हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई के दौरान महिला कांग्रेसी नैनीताल हाई कोर्ट के बाहर इस फैसले के दौरान मौजूद भी रहेंगी। पे पूरा विश्वास है कि पुलकित आर्य जैसे क्रिमिनल को वो जमानत नहीं देंगे, और अगर इसमें जमानत की तरफ कुछ भी हुआ तो इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि जो पुलकित आर्य उसको जमानत मिलेगी। न्यायालय बिना सच्चाई जाने हुए इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम इस पर सरकार को पूरे प्रदेश में घेरेंगे अगर पुलकित आर्य को जमानत मिली तो। वैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस केस में क्या है। नहीं तो 19 तारीख को महिला कांग्रेस हाई कोर्ट जो नैनीताल है उसके बाहर ही मिलेगी। अब खबर लक्सर से है, जहां पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लक्सर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने लगा है। किसानों को भी परेशानी होने लगी है। गन्ने की छुलाई और मिल में आपूर्ति के काम में भी काफी दिक्कत हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विजय दिवस के अवसर पर देहरादून में गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद वीर सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किए और उनके बलिदान को याद किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन भारतीय सेना के लिए शौर्य का दिन है, जिन्होंने 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान सेना को घुटनों के बल बैठने को मजबूर कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस पर राज्य में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं का भोजन भत्ता 80 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा भी की है। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में एनसुई प्रदेश महासचिव ऋषभ कल्पासी के नेतृत्व में महाविद्यालय में तालाबंदी की गई। आपको बता दें कि 5 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने मांगे ना सुनी जाने के विरोध में महाविद्यालय में तालाबंदी की। महाविद्यालय बंद होने के बाद निर्देशक हेम पांडे और DSW ने धरने में पहुंचकर सारी मांगों को 6 महीने के अंदर पूरा करने का आश्वासन देकर धरने से उठाया। 5 दिनों से हमारा जो महाविद्यालय लक्ष्मण सिंह मेहर राजकीय स्नातकोत्तर में जो धरना चल रहा था, आज उसका 5वां दिन था। 5वें दिन भी हम धरने में बने रहे, और आज क्योंकि हमारी बातों को कोई सुन नहीं रहा था तो इसलिए हमें आज महाविद्यालय को बंद भी करना पड़ा। उसके लिए मैं बहुत से छात्राओं को उससे परेशानी हुई होगी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को परेशानी होगी लेकिन आगे चल के इससे सभी को फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो मुद्दा था वो था जो आज फीस वृद्धि इतनी ज्यादा हो गई है जिससे छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और कॉलेज में कुछ लोगों के पास तो शिक्षक पढ़ाने के लिए हैं, पर बहुत सी क्लास ऐसी हैं जहां कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए नहीं है। और बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों में जबरदस्त कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और ऐसे में जोशीमठ नगर पालिका परिषद के द्वारा जोशीमठ मुख्य बाजार में सभी सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जोशीमठ नगर पालिका परिषद के सुपरवाइजर अनिल कुमार ने कहा कि आजकल सभी पर्यटक स्थलों में पर्यटक काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और जोशीमठ नगर पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। सबसे पहले पर्यटक जोशीमठ में ही ठहरते हैं। पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए नगर पालिका परिषद जोशीमठ पूरी तरह से तत्पर है।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी सभी सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों ऊंची चोटियों में जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, जिस कारण यहां का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला था। अभी भी ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिस कारण ग्रामीण इलाकों में काफी ठंड महसूस की जा रही है। शीतलहर को देखते हुए जो बारिश और हिमपात हुआ होली में, और ये पहाड़ों पे चारों तरफ जो है हिमपात हुआ, उसको देखते हुए जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार जो है आज से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल आज जोशीमठ में 3 जगहों पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं रामनगर के कई ग्रामीण इलाकों में बाघ और गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। बाघ द्वारा लगातार हमले के बाद ग्रामीणों का आक्रोश वन विभाग के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। शनिवार को एक बार फिर बाघ ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। बाइक सवार युवकों और मौजूदा लोग ने जब शोर मचाया तो बाघ जंगल की ओर भाग गया। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार घट रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिली है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और दोनों घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदर्श नगर में पिछले 8 महीने से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जो है अमल में आ पाई है। तहसीलदार प्रीतम सिंह मैं फोर्स और नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आदर्श नगर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की। तहसीलदार के साथ बदतमीजी भी की गई, लेकिन अतिक्रमण नहीं रोका गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि अतिक्रमणकारी चाहे जितना भी जोर लगा ले, पर अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगभग 45 चिन्हित जगहों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। और इन्हें नोटिस दे लिए 2-2 बार सभी लोगों को, लेकिन जो है ना इन्होंने जितनी इनके पास बैनामा है उससे ज़्यादा एक दुकान और निकाल ली सड़क की ज़मीन में, तो उसे हटाने में ना प्रॉब्लम आ रही और उल्टे गाली दे रहे सर, शासन को गाली दे रहे सबको। पुलिस प्रशासन आपके साथ है उसके बावजूद भी? हाँ देखो तब गाली दे रहा है, अब भी नहीं कह रहे 3 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का कहेंगे टाइम दे दो अब भाई सर। तो काफी समय से अब मैं रिटर्न में दे रहा भाई, रिटर्न में दे रहे जब नोटिस आए, ये कम से कम 8 महीने पहली बात चल रही है, 8 महीने से चल रही है सर। जो ये अतिक्रमण है जिसको अभी हटा के जाएंगे सर, आगे भी अतिक्रमण ना हो उसके लिए क्या? पहले तो ये सारा हटाएंगे हम जितना भी है, ये सोलानी नदी तक है। बढ़ते आगे, मंडी समिति के अध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू के पहली बार रामनगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मंडी समिति से किसानों को जोड़कर सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। कृषि मंडियों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। मंडी को विकसित करने को लेकर कई सुझाव दिए गए। कहा कि उत्तराखंड की सभी मंडियों का चहुमुखी विकास करना और उनकी आय बढ़ाने के साथ ही व्यापारियों और किसानों को लाभ देना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और उनका प्रयास है कि किसानों और व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने सभी से मंडी का टैक्स समय पर जमा करने की अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जिन जिन स्थानों पर मंडी समिति की जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है उसे शीघ्र हटाया जाएगा। वहाँ से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं और किस प्रकार ये मंडियाँ उत्तराखंड की देश की सर्वश्रेष्ठ मंडियाँ बने इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ठीक सड़कें हों, ठीक शौचालय हों, आधुनिक शौचालय हों, किसान भवन हों और व्यापारी यहाँ अच्छे प्रकार से काम कर सके। और उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने हल्द्वानी में बढ़ रहे अपराध को लेकर राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 4 महीने में हल्द्वानी के भीतर 3 महिला अपराध से जुड़े मामले सामने आए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बस खानापूर्ति हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हल्द्वानी में संरक्षण गृह में नाबालिग से दूसरों के मामले में वही की 2 स्थानीय महिला कर्मचारी संलिप्त पाई गई है। हल्द्वानी में ही जेल के भीतर 52 अपराधियों में HIV की पुष्टि हुई है, जो भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में राज्य सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। हल्द्वानी के अंदर पिछले 3-4 महीनों में महिला उत्पीड़न की
यौन उत्पीड़न की 3 बड़ी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि धामी सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। शासन प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है। मैं अगर शुरुआत करूं अगस्त महीने से, तो अगस्त में एक खबर आई थी कि हल्द्वानी की जेल में 55 कैदी जो हैं वो HIV संक्रमित पाए गए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं। कोई हरकत में शासन प्रशासन नहीं आया। बड़ी खबर थी कि एक साथ एक ही जेल में 55 कैदी कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब उन सभी के बीच में यौन संबंध हैं या फिर वो कोई इंजेक्शन शेयर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तीनों राज्यों में पार्टी ने दिग्गज नेताओं की जगह युवा और आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। इसी बीच उत्तराखंड में भी बीजेपी के भीतर चौंकाने वाले निर्णय लिए जाने की चर्चाएं भी तेज हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तरह से बीजेपी ने चौंकाने वाले फैसले लिए, उन फैसलों का असर उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं की रातों की नींद और दिन का चैन छीन चुका है। क्योंकि पार्टी आला कमान ने न सिर्फ इस चुनाव में जमकर कई सियासी प्रयोग किए, बल्कि पुराने चेहरों को किनारा करते हुए नए चेहरों पर मुख्यमंत्री पद का दांव खेल दिया। ना ही शिवराज रिपीट हुए, ना वसुंधरा राजे और ना ही रमन सिंह। इसलिए माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई रणनीति के साथ उत्तराखंड में भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड दिग्गज नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है। माना तो ये भी जा रहा है कि जब भी अब धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो मंत्रिमंडल में अपनी सीट सुरक्षित मान रहे कुछ मठाधीश नेताओं को भी पार्टी झटका दे सकती है। यानी हैवीवेट मंत्री कुर्सी से हट सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो मंत्री बनने का ख्वाब तक नहीं देख रहे। वहीं चर्चाएं पार्टी के भीतर इस बात की भी हैं कि लोकसभा उम्मीदवार के जब नाम का ऐलान आएगा, तब भी पार्टी कई दिग्गज नेताओं का टिकट काट भी सकती है। तो सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में भी कई दिग्गज नेताओं के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए युवा जोश की, युवा समझ की आवश्यकता है, जिसको पार्टी समय दर समय उचित समय पर जो है अवसर देते हुए उनको बल देती है, जो कि हम 3 राज्यों में होते हुए देख रहे हैं। और चौथा राज्य हमारा उत्तराखंड है, जहाँ पर हमारे युवा मुख्यमंत्री है। और हम लगातार देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से चाहे सिलक्यारा हो, चाहे विषम परिस्थितियाँ हों, तो हम लोग किस प्रकार से युवा नेतृत्व में हम लोग उभरते अपने जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सब के लिए प्रेरणा बनती है। और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में रहता है। कब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाती हैं, कब एक अनुसूचित जाति का एक सामान्य सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एक मैं समझती हूँ कि असीम संभावनाएं हर कार्यकर्ता के लिए कि वह भी समय आने पर वो किसी भी दायित्व के लिए जो है पार्टी उसको खड़ा कर सकती है। ये पार्टी का जो भी निर्णय होगा, जिस तरह का भी निर्णय करना चाहे, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि नई सोच के साथ मोदी जी की जो केंद्र की हमारी पार्टी है और नड्डा जी के साथ, अमित शाह जी के साथ मिलकर नया जोश आगे पार्टी को भर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से नई जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे आने का मौका मिलता है तो पार्टी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे जो अंतिम पंक्ति पर जो हमारे सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, उनके अंदर भी एक उत्साह का भाव आता है कि भविष्य में जितनी मेहनत और आगे बढ़ने के लिए करेंगे, उस पर पार्टी के लिए काम करेंगे और अपने लिए स्वयं के लिए उनको एक रास्ता मिलता है। वहीं बीजेपी के देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।